तो बच्चों इस वीडियो में आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर हमारी चैनल पर नया जुड़ रहा है, पहले वो लेक्चर देखे, अगर उसको लेक्चर समझ में आता है तो बाकी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और उनकी प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर सकूं। हमारा लेक्चर देखते समय अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट या कोई डिफ़िकल्टी क्रिएट होता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहती हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक न्यू आईडी इंस्टाग्राम पे बनाया हूँ मैं और आ गया हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगा, वहाँ पे मुझे फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज़ मैं यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है? एग्ज़ाम तक मैं लगभग सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा। ठीक है? और अगर इसे सिस्टमैटिकली करते हो तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है? तो आज का शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है? इसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म मेटालिक वायर कैरीज अ करंट 2 एम्पीयर when 3.4 volt battery is connected across it. The mass of uniform metallic wire is this and density this. The resistivity this. The length of wire. ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल। जब भी किसी सवाल को फर्स्ट टाइम कोई बच्चा लगा रहा हो तो उसके गिवन नोट डाउन कर ले। अगर उसे प्रैक्टिस हो गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। इसमें हमें निकालना क्या है? रेजिस्टेंस मेटालिक वायर था हमारे पास एक, इस मेटेलिक वायर का लेंथ बताना है हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या दिया? इस मेटेलिक वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। कितने वोल्ट इसके अप्लाई किया गया है? वोल्टेज अप्लाई किया गया है 3.4 वोल्ट। ठीक है, मास दिया है इसका, मास कितना दिया है? m की वैल्यू दिया है 8.92 इंटू 10 की पावर -3 kg दिया है। डेंसिटी दिया है इसका, डेंसिटी दिया है 8.92 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। इसकी रजिस्टिविटी भी दिया है रो 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, लेंथ हमसे इसमें फाइंड करने के लिए बोला है। पता है इसमें बेसिक फंडामेंटल आपको लगाना है। आप यहाँ फॉर्मेट इधर बना दे रहे हैं, उतने में कैलकुलेट कर दूंगा मैं। आपको पता है आर की वैल्यू कितना होता है? रो एल डिवाइडेड बाई ए। अगर ऊपर नीचे हम एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू एल। अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मानते हैं, लेंथ एल है, इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू एल वैल्यूम हो जाएगा। आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वैल्यूम, तो यहाँ वैल्यूम के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं जी? मास अपॉन डेंसिटी। तो ये आर की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा जी? रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी डी रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। आपको पता है इसमें सिंपल ओम्स लॉ यूज कर सकते हो। V इक्वल टू होता है I इंटू आर, तो R की वैल्यू V अपॉन आई हो जाएगा। सिंपली R के जगह रख दीजिए, V अपॉन आई इक्वल टू डी रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो L की वैल्यू जो निकल के आएगा, ये आएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। L इधर मल्टीप्लाई करोगे m इंटू वी हो जाएगा और d इंटू रो डिवाइड में आ जाएगा, एल स्क्वायर हटाओगे तो रूट बन जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एम वी डिवाइडेड बाई आई डी रो। ये जनरल फॉर्मूला हो गया लेंथ कैलकुलेट करने का। ये तो मैंने बेसिक समझाया, इसे आपको टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसे ओरल भी समझ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, मैंने फॉर्मेट ऐसे बना दिया। अगर किसी को लर्न करने की आवश्यकता लग रहा है तो लर्न भी कर सकता है। तो डायरेक्टली अगर हमें लेंथ निकालना हो तो L की वैल्यू कितना हो जाएगा जी हमारा? एम वी डिवाइडेड बाई आई डी और रो। सिर्फ वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत टफ मिलेगा आपको, नहीं तो बेसिक फंडामेंटल ही के क्वेश्चन कैलकुलेशन रहता है ना। ठीक है, मास कितना दिया है जी? मास यहाँ से देख देख के अब सिर्फ वैल्यू रखना है, 8.92 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, कितना वोल्ट अप्लाई किया है?
3.4 वोल्ट अप्लाई किया है, V हो गया। करंट कितना है जी हमारा 2 एम्पियर। डेंसिटी कितना दिया है 8.92 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। रजिस्टिविटी कितना दिया है जी 1.7 इंटू 10 की पावर -8। अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का है, इजीली कट जाएगा। इससे ये कट गया, ठीक है। और ये डेसिमल हट जाएगा 34, तो ये 17 17 2 जा 34, ये 2 से 2 कट गया। अब सिर्फ 10 बचा, नहीं तो उसके पावर ऐड करके बाहर मिलाएंगे कितना आता है। तो ये रूट में है 10 की पावर कितना है ये, इसको अगर मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ डायरेक्ट, क्या बचा 10 की पावर यहाँ कितना है -3, ये ऊपर जाएगा तो -3, ये -8 है, ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 - 6 2 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 2 मतलब 100। तो रूट के बाहर कितना आएगा जी 10 आएगा, समझे। तो हमारा 10 मीटर जो होगा आंसर होगा इसका, जो लेंथ आएगा 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कभी कभी मुझसे जल्दीबाजी में लग जाता है मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को स्लोली और सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे प्रोवाइड करो, ताकि हर बच्चे को हेल्पफुल रहे। अगर किसी को आता है तो वो 2x पे भी देख सकते हैं, जिसको लगता है कि स्लोली देखने की नीड है, आराम से ठंडे दिमाग से समझिए, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम, इट न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच्ड टू 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसका मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताया हूँ कि आपको R2 बनाना है तो n स्क्वायर इंटू R1 कर लीजिए। n की वैल्यू मैंने समझाया था, n की वैल्यू L2 अपॉन L1 है, L2 अपॉन L1 लिख सकते हो, या आप A1 अपॉन A2 लिख सकते हो, या R1 स्क्वायर अपॉन R2 ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें वैल्यूम सेम होगा तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2 से कॉन्सेप्ट का मैंने बना के आप पहले के लेक्चर में देखेंगे तो उसमें मैं डेराइव भी किया। फिलहाल ये ट्रिक जो है डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कह रहा है जो हमारा L2 है वो 5 टाइम्स L1 का है, यानी L2 अपॉन L1 जो है हमारा 5 है, इसी को हम लोग n बोलते हैं। तो डायरेक्ट रख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 ओम होगा। तो आप इसे डायरेक्टली ए ऑप्शन टिक करिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया। तो अगर किसी सवाल को आराम से करा जाए तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो ही नहीं सकता है। जो जिसमें ट्रिक पॉसिबल है उसे इस्तेमाल करना चाहिए, टाइम सेव करना चाहिए। अगर कोई लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मिले उसे भी अटेम्प्ट करना चाहिए, तब आपकी रैंकिंग बेटर आती है ना। इसमें कह रहा है द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चार्ज, द क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंजेस विद टाइम एज क्यू टी अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर गामा टी की पावर 3 वेयर अल्फा बीटा गामा आर कॉन्स्टेंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करेंट। तो आपने कभी भी देखा होगा, इसीलिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पे कराया हूँ, अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात होता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो जीरो कर देते हैं, जो वैल्यू आता है उस पर मिनिमम वैल्यू निकलता है फिजिक्स में। लेकिन अगर चेक करना पड़े तो एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, उसकी वैल्यू निकल के आती है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें उस वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू को रखते हैं, फिर देखते हैं कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है। लेकिन फिजिक्स में चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है जनरली, है ना। तो इसमें क्या है हमारे पास जो दिया है, मैं इसी से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास जो दिया है Q की वैल्यू दिया है अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी की पावर 3। तो अगर हम इसे डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो हमारा आई निकल के आ जाएगा, और ये होगा हमारा अल्फा, और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बीटा टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t प्लस गामा टी की पावर 3 का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, हर बच्चों को पता होगा कि y इक्वल टू एक्स की पावर n,
का डिफरेंशिएशन dy बाई dx करते हैं तो nx की पावर n-1। हर एक छोटी सी छोटी बात इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, है ना। अब हमारे पास आई आ गया, तो आई की वैल्यू जो आया हमारा कितना आया जी, अल्फा माइनस 2 बीटा टी और प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। ये आई हमारे पास इक्वेशन टी के टर्म में आ गया। क्वेश्चन दोबारा बताता हूं, इसमें कह रहा द मिनिमम वैल्यू ऑफ करेंट। बहुत सारे बच्चों से ये गलती हो जाता है, डिफरेंशिएट करके इसी को जीरो करने लगते हैं। जिसको मैक्सिमा मिनिमा कहेगा उसे डिफरेंशिएट करके जीरो करते, फिर उसके फर्दर डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं कि मैक्सिमा मिलेगा मिनिमा। तो ये कहीं नोट कर लीजिए, जिसके ऐसे क्या है, मैंने काइनेमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखा हूँ, बहुत सारे बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं। उसको भी मैं बहुत रिसेंट करवाने वाला हूँ। जितने टाइम मुझे मिलेगा मैं आपको ये रिकॉर्डेड जरूर प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है जी, इसको डिफरेंशिएट करना है। आई की वैल्यू कितना है, अल्फा माइनस बीटा 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये कांस्टेंट है अल्फा तो जीरो हो गया, माइनस 2 बीटा टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 3 गामा टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t इक्वल टू जीरो करना है। जैसे इसे जीरो करोगे तो कितना हो जाएगा जी, ये हमारा निकलेगा 6 गामा टी इक्वल टू 2 बीटा। तो टी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 2 बीटा डिवाइडेड बाई 6 गामा, इससे कट करोगे तो 3, तो ये हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई 2 गामा। अब आई की मिनिमम वैल्यू अगर निकालना, मिनिमम वैल्यू ऑफ करेंट, तो इस टी की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो जो आई होगा वो मिनिमम निकल के आएगा, ठीक है। इसे अगर कोई चेक करना चाहे तो भी चेक कर सकता है, ठीक है। कैसे, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इतना ही टाइम लगाना है। अब आई मिनिमम निकलेगा क्या, एट टी इक्वल टू बीटा अपॉन 2 गामा पे जो आई होगा वो आई मिनिमम होगा। कैसे होगा वो भी अभी मैं चेक करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये जो आई होगा वो आई मिनिमम होगा। तो आई मिनिमम अगर हमें निकालना होगा तो टी के जगह, इस आई के एक्सप्रेशन में टी के जगह क्या रखना होगा, बीटा अपॉन 2 गामा। ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा, टी के जगह रखना है बीटा अपॉन 2 गामा, माइनस नहीं प्लस है, प्लस 3 गामा और टी स्क्वायर है तो बीटा अपॉन 2 गामा का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस, ये 2 से तो 2 कट गया, ये हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर अपॉन गामा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 गामा बीटा स्क्वायर अपॉन 4 गामा का स्क्वायर, एक गामा इससे कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा प्लस, ठीक है। इसमें से मैं कह रहा हूं क्या कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, बीटा स्क्वायर अपॉन गामा ले लो, इजिली सॉल्व हो जाएगा, -1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 3/4, ठीक है, सिंपल। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 और +3, -4 + 3 कितना आएगा -1/3, यानी इसको सॉल्व करने के बाद -1/3 आया, यानी इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा अल्फा -1/3 बीटा स्क्वायर अपॉन गामा, समझे। तो आंसर जो है आई मिनिमम कितना आ गया जी, आई मिनिमम आया अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। कोई है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसे आप कर सकते हैं। अब रही बात चेक करने का, मैथमेटिक्स में आपने क्या सीखा होगा कि ये जो आई का डिफरेंशिएशन एक बार करे हैं तो ये टी की वैल्यू निकला है। तो जब एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो कितना आया है हमारा, इसे मैं सिस्टमेटिकली यहाँ बता देता हूँ। आपका ये आया कितना है, -2 बीटा प्लस 6 गामा टी, ये आया है, इसको नोट करिए। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितना, -2 बीटा -2 बीटा प्लस 6 गामा टी। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, d2i अपॉन dt स्क्वायर। ये कांस्टेंट है तो 0, ये हो जाएगा हमारा 6 गामा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये 6 गामा आएगा। और ये कैसा आया, पॉजिटिव। जब इसका डबल डिफरेंशिएशन, ये अगर t इसमें बचा ही नहीं, अगर t बचता तो उस t की वैल्यू इसमें रखते,
फिर चेक करते पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा मिलेगा। यानी हमको क्या समझ में आया कि ये जो जीरो कर रहे हैं इस टी की वैल्यू पे ये जो करंट मिलेगा उसकी वैल्यू मिनिमम मिलेगा, और कितना मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। तो जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से चेक करवाया जाता है ना, क्योंकि उस पर तो चैप्टर ही है मैक्सिमा मिनिमा का, काफी डीपली आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से डीपली क्वेश्चन को समझा करिए, आगे चल के कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे उसमें थोड़ा बहुत भी सुधार कर लेंगे तब भी आपकी स्कोरिंग हो जाएगा। अगर सुधार जितना बढ़िया करेंगे उतना बढ़िया रैंक आएगा आपका, है ना, लेकिन सिलेक्शन इतनी अंडरस्टैंडिंग से आपका हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है जी, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पूछे तो आप एक बार रफली डायग्राम समझ लिया। ठीक है, समझने का इन द सेंस ये है कि इसमें देखो ए से ये कनेक्टेड है, ये भी ए से कनेक्टेड है, ये भी बी से कनेक्टेड है, ये भी बी से कनेक्टेड है, और ये आपस में कनेक्टेड है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ इसका डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ। इसी को मैं रिप्लेस करके अपने हिसाब से बना रहा हूँ। मान लेता हूँ कि ये यहाँ है, ठीक है, बोलो जी, यहाँ पर 1.5 और 0.5 है, ध्यान से देखना, और यहाँ पर हम B बना लेते हैं, ये B से कनेक्ट, ये 1.5 है, ये 0.5 है, ठीक है। यहीं एक और भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहीं पे एक और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, कितना जी, 12 ओम का, ठीक है। इसके अंदर यहाँ अच्छा बीच में ये पॉइंट मिल रहा है, दो रेजिस्टेंस इसको ऐसे बना लो, वो ऐसे बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर कनेक्टेड है, फिर ऐसे रेजिस्टेंस है, फिर कनेक्टेड है, फिर ये बी से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर कनेक्ट है ना 8 और 2, ये कितना है 8, ये कितना है 2, ये कितना है 4, ये कितना है 6, ये 4 है, ये 6 है। उसके बाद इस पे चलेंगे 6 ओम का है, एक और रेजिस्टेंस आपको मिला 6 ओम का, ठीक है। उसके बाद ये और ये दो, फिर दो हमको मिलेंगे ऐसे और ऐसे, ये कितना है जी 1 और 1 का। अगर इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो फिर सवाल सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं ये डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, ये आपको डायग्राम नहीं बनाना है, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि इस फिगर में समझ में आ जाए कि कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल में है। अगर फिगर थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है आपको, थोड़ा टफ लग रहा है, तो बनाने की आवश्यकता पड़ेगा, अदरवाइज ओरल कर सकते हैं। यहाँ देख के लग रहा था कि ये पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है तो ये भी आपस में पैरेलल होगा, ये भी आपस में पैरेलल होगा, है ना। अच्छा, एक बात इसमें समझ में आ गया कि ये सारे रेजिस्टेंस जो है आपस में कैसे हो गए हैं, पैरेलल में हो गए हैं। देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, ये कितना हो जाएगा जी हमारा 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 टू जा 16, और ये कितना हो जाएगा 10, तो 16 अपॉन 10 तो 1.6 ओम हो जाएगा। इसको यहाँ कर देता हूँ, 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 10, तो 2.4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। अब ये आपस में सीरीज में है तो 1.6 और 2.4 को ऐड करो जरा, 2.4 और 1.6 10 4.04 ओम आएगा। यानी इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, ये पूरा सॉल्व करने के बाद, इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद फाइनली कितना बना है 4 ओम बना है, समझे कि नहीं। अब सब पैरेलल में नहीं हो गया, इसको भी ऐड कर सकते हो यहीं पे, ये कितना हो जाएगा 1.5 और 0.5 2 ओम हो जाएगा सिंपल, नहीं इसको भी ऐड कर सकते हो, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, बोलो जी। तो आप इसे आसानी से अब एक ही बार चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ जब ऐसा दिखे तो थोड़ा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, यहाँ कितना आया है जी 1/2, यहाँ कितना आया है जी 12, 1/12, यहाँ पर कितना आया है जी 1/4,
यहाँ पर कितना आया जी 1/6 और यहाँ पर कितना आया है जी 1/2। सिंपल। इसका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 6 और यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ 6। समझ गए? ऐड करो जरा। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा जी 12 2 14। ये हो गया हमारा 18 डिवाइडेड बाई 12। कट रहा 4 से, 3 से कट रहा। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। नहीं, अभी तो कट जाएगा। ये कटेगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आएगा। 1/R कितना आ गया 3/2 आ गया। पूछा कितना है R इक्विवेलेंट बताएंगे तो पहले यहाँ लिख लो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3/2 आ गया। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2/3 उल्टा कर लेंगे ना। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी फर्स्ट। इसमें भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अगर जल्दीबाजी करते हो तो भी आंसर गलत है। तो 3/2 अवेलेबल हो सकता है, आपने उल्टा नहीं करा तो गलत टिक कर सकते हो, इसलिए केयरफुली सवाल को जरूर सॉल्व करें, है ना। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर connected in a electrical circuit with VD, the conductor is now replaced by the another conductor with the same material and same length, but double the area of the cross section. The applied voltage remains same. The new drift velocity ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। एक्चुअल में जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कैसे डिफाइन होता है, वीडी जो होता है एक्सेलरेशन इनटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड्स नहीं करता। अगर इसे एक्सपेंड भी करेंगे तो ए की वैल्यू रखेंगे ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मास है। ई को और एक्सपेंड करेंगे तो वी बाई एल रखेंगे, ये हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये हमारा जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफाइंड होता है। इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं आता, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड्स नहीं करता है। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं? इसमें क्या है, मैं एक नोट पॉइंट बताते हैं। कभी कभी बच्चा जो है I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, तो वी डी की वैल्यू जो होता है I अपॉन एन ई ए होता है। तो उसके दिमाग में चलने लगता है कि कहीं ये तो नहीं एरिया जो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक्चुअल में जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, पैरामीटर्स, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी कोई भी, उसकी बेसिक प्रिंसिपल, उसको डेराइव्ड कहाँ से हुआ है, उस डेराइव करने पे जो फॉर्मेट हमारा बनेगा, उस जो जो टर्म्स उसमें आएगा उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप कोई भी ले लेंगे तो किसी पर डिपेंड करता है। इसलिए बेसिक किसी भी फॉर्मूले का आपको डेरिवेशन भी पता होना चाहिए कैसे होता है। जैसे इसका आपने देखा होगा, अगर आप इस तरीके से कंडक्टर ऐसे आप देखेंगे फ्री छोड़ देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से रैंडमली मूव करता है, लेकिन इसका नेट वेलोसिटी 0 होता है। तो u1 और u2 मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है, तो un डिवाइडेड बाई n करेंगे तो इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाएगा रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, देखो ये गलती तो इस क्वेश्चन में नहीं करना था। इसी को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से इधर मूव करने लगेगा, हमारा करंट इधर मूव करेगा। तो इसका सबका निकालेंगे, तो मान लो मैं V1 निकालता हूं तो U1 प्लस ए टाउ 1, V2 निकालेंगे तो U2 प्लस ए टाउ 2 डैश 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 n तक कर देते हैं, Vn इक्वल टू UN प्लस ए टाउ n। इसका सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn। इधर करेंगे U1 प्लस डैश डैश डैश, डायरेक्ट लिख देता हूँ U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस डैश 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 टाउ n। अब मैंने क्या करते हैं, दोनों साइड n से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी n से डिवाइड करो, यहाँ भी n से डिवाइड करो, यहाँ भी n से डिवाइड करो। ठीक है, समझे? तो एक्चुअल में क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड कैसे होता है,
जब किसी बैटरी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर जो है v1 v2 वेलोसिटी से मूव करने लगता है। उसका जो एवरेज वेलोसिटी आता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये होता है हमारा vd, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये अभी कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं हुआ था, तो ये तो जीरो हो गया। ये रिलैक्सेशन टाइम को इसे टाउ मान लेते हैं, ये हो जाएगा ए टाउ, ऐसे डिफाइंड है, समझे कि नहीं। इसी में एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन लगाते हैं हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ई, ठीक है। इसमें हम लोग अगर डिफाइंड करते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ई इंटू ई हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाता है ई डिवाइडेड बाई एम। इसका लेंथ एल है कंडक्टर का और पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो ई की वैल्यू कितना होता है वी बाई एल। तो इसे रिप्लेस करोगे तो ई वी अपॉन एम एल हो जाता है, समझे। इसीलिए हमारा जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी डी इक्वल टू ए टाउ लिख सकते हैं, ई यहाँ ई है, ई डिवाइडेड बाई एम टाउ लिख सकते हैं, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में कभी भी इन फ्यूचर कंफ्यूजन हो तो उस फॉर्मूला के डेरिवेशन पे जाइए, उसके बेसिक प्रिंसिपल सीखिए, कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको, समझे बात को। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी नोट कर लीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड्स नहीं करता है, इसलिए हमारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन करें, ध्यान से देखना, इसमें क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ मेटालिक वायर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस बाय 4%, ठीक है। द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर। मैंने कई बार बताया हूं आपको, हमने कहा R1 इक्वल टू रो L1 डिवाइडेड बाई A1, R2 इक्वल टू रो L2 डिवाइडेड बाई A2। मैंने इसको डिवाइड किया था तो क्या आया था जी, R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू रो L2 डिवाइडेड बाई A2, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो A1 डिवाइडेड बाई रो L1, रो से रो कट जाएगा, सेम मटेरियल होगा तो ये हो जाएगा हमारा L2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू A1 डिवाइडेड बाई, मास सेम है तो वैल्यूम सेम हो जाएगा, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2 लिखेंगे, तो यहाँ से L2 अपॉन L1 की वैल्यू A1 अपॉन A2 लिख सकते हैं, या इसे पाई आर स्क्वायर 1 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर 2, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर लिख सकते हैं, समझे कि नहीं, बोलो। तो यहाँ से मैंने आपको तरीका बताया था, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो क्या लिख सकते हैं, L2 अपॉन L1, क्या लिख सकते हैं, L2 अपॉन L1। तो ये जनरली याद रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। नोट लिख देता हूं दोबारा, R2 की वैल्यू लिखोगे तो n स्क्वायर R1 लिख सकते हो, ध्यान रखे रहना। n जो है हमारा L2 अपॉन L1 है, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और जिक्र किया हो, तो n की वैल्यू क्या लिख सकते हो, A1 अपॉन A2 भी लिख सकते हो, ठीक है, या इसे R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी आपको बता रखा हूं। दूसरा पॉइंट बताते हैं, ये फर्स्ट है। दूसरा अगर इंक्रीज की बात करेगा तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 कर देंगे, परसेंट में पूछा होगा तो आप 100 कर सकते हैं, तो R2 अपॉन R1 माइनस 1, ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा R2 अपॉन R1, यहीं से देख लो, R2 अपॉन R1 को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पता है, इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को, इसे दूसरा पॉइंट समझिए, परसेंटेज चेंज इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। R2 माइनस R1 कर रहे हैं यानी ये प्लस में आए, यानी इंक्रीज हुआ है। अगर ये R2 माइनस R1 के करने के बाद कम आ जा रहा है तो समझ लेना कम हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसे सिस्टमेटिकली नोट कर ले और लर्न कर ले, और इसी पैटर्न पर सवाल लगाने की हैबिट भी बना ले। जैसे अब इसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को तो इजीली हो जाएगा। देखो इसमें कह रहा है लेंथ में पहले मान लो लेंथ जो है L1 था, ठीक है,
और L2 अगर निकालोगे L1 ऐसे लिखते हैं, L1 हमारा कितना था, L, L2 कितना है, कितना परसेंट बढ़ा गया, L प्लस L इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। इसे सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा हमारा, समझे कि नहीं, पॉइंट में ही कर लो ज़्यादा बेटर है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, L प्लस 0.2L तो 1.2L हो जाएगा। अगर मैं एरिया की बात करें, एरिया पहले A1 A था, A2 जब निकालेंगे तो ये कह रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 4%। A माइनस A इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, तो A माइनस 0.04A सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.96 आएगा, 0.96A इतना हो जाएगा A2, 4% डिक्रीज हुआ है। ये इसलिए निकाल रहे हैं थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। पहले लेंथ L एरिया A है, तो शुरू में अगर मैं R1 बात करूंगा तो ये रो L डिवाइडेड बाई A होगा। अगर R2 करेंगे तो रो L के जगह कितना रखना पड़ेगा, 1.2L, 0.96 A, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 0.96, कितना हो जाएगा जी, रो L डिवाइडेड बाई A। तो इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, R, समझे कि नहीं, R2, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.96 R1। तो यहाँ से आ जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.96। अभी मैंने परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो परसेंटेज चेंज क्या करना है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा जी, R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आया जी, 1.2 डिवाइडेड बाई 0.96 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, 1.2 डिवाइड बाई 0.96 है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं तो कह रहा हूँ इसको ऐसे कर लो, डेसिमल हटाओ, ऊपर हो गया 120, यहाँ हो गया 96। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 12 8 जा 96 और 12 1 जा तो ये 10 हो गया, इससे अभी भी कट जाएगा ये अभी क्या आप डायरेक्ट कर लो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप 10 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 इंटू 100, तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, इससे कट करोगे तो 4 से कट जाएगा, इससे कट करोगे तो 25 आ गया, यानी कितना परसेंट आ जाएगा जी, 25%। रजिस्टेंस में कितना आ जाएगा, 25%। एक तो तरीका है कि आप इस तरीके से बाय मेथड प्रैक्टिस करें, अगर आप स्कूलिंग के हैं तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है, लेकिन अगर मान लो आंसर मैच करवाने की बात हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या जी, ये कह रहा द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इंक्रीज्ड, लेंथ जो है, लेंथ जो है हमारा 20% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एरिया जो है 4% डिक्रीज कर रहा है, तो रजिस्टेंस में पूछ रहा है ना जी, परसेंटेज चेंज इन द रजिस्टेंस, बेसिक चीज है। तो आप पढ़े होंगे कि R इक्वल टू होता है रो L डिवाइडेड बाई ए, ये तो कांस्टेंट होता है, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे घटाओगे तो भी ये बढ़ेगा। मेरी बात समझे कि नहीं, यानी यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, क्या देखो 100% मैं लेंथ मान रहा हूँ, 100% था, 20% इंक्रीज करोगे तो 120 हो गया हमारा। अगर मैं एरिया को कितना है, पहले 100% मानो, 4% रिड्यूस करोगे तो ये 96 हो गया। और रजिस्टेंस में कैसे निकालना है, ध्यान से देखना, अगर ये समझ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। रजिस्टेंस का लिखोगे तो ये L के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो शुरू में ये कितना है, हम हमारा 100/100 होगा, लेकिन बाद में कितना हो जाएगा, ये 120 डिवाइड बाई 96 हो जाएगा। का चेंज निकाल के 100 से कर लो, ये हो जाएगा, इसको तो कट ही जा रहा है, 1 ही मान लो, तो 120 डिवाइडेड बाई 96 माइनस 1 इंटू 100 कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 120 माइनस 96 करो या डायरेक्ट ये 12 से भी कट रहा था, 12 8 जा 96 और 12 1 जा तो 10 हो गया, 10 बाई 8 माइनस 1 कितना आ जा रहा था, एलसीएम लोगे तो 10 माइनस 8 2, तो 2 बाई 8 इंटू
कितना हो जाएगा जी हमारा 100, इससे कट करोगे तो 4 से कट गया, इससे कट करोगे तो 25, तो 25% डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है ये मेथड स्कूलिंग में काट दिया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा हूँ इस पैटर्न के आते हैं, आप डायरेक्टली बना सकते हो। नहीं, हाँ, इसमें कोई गलत नहीं होगा, सही आंसर आएगा। बस केयरफुली थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से डिक्रीज होगा। मैं तो उसी पैटर्न में लिख ही दिया हूँ, समझे। हाँ, अगर आपकी अप्रोच अगर हो जाती है तो इसे ओरल भी कर सकते हैं। जैसे इसको जो है आपको करने में, कहाँ गया जी, इस वाले मेथड को जैसे मैंने काफी स्लोली बताया ना, आप ओरल भी कर सकते हो यहाँ से भी। देखो, अगर मान लो यही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, मान लो आप ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना चाह रहे हो इंक्रीज डिक्रीज का, मान लो परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100 करना चाहते हो, तब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग फास्ट हो गया तो ओरल कर सकते हो। कैसे, पहले मान लीजिए रेजिस्टेंस कितना है, रो एल डिवाइडेड बाई ए, बाद में इसे R1 मान लीजिए R2, रो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20% इंक्रीज कर रहा है लेंथ में, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 0.2 उसमें ऐड करोगे तो 1.2L हो गया। 4% रिड्यूस कर रहा है तो 100 माइनस 4 96%, परसेंट 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.96 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.96 ए हो गया। इसे लिख सकते हो रो एल डिवाइडेड बाई ए इंटू 1.2 डिवाइड बाई 0.96, यही तो हमारा क्या है, R1 है, यहाँ डायरेक्ट रख दो, तो ये हो जाएगा R2 के जगह क्या रखना है, 1.2 0.96 R1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 और इंटू 100 R1 कॉमन होके कट गया, तो 1.2 0.96 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में आप तैयारी करोगे तो मेंटली रेडी होके जाओगे ना जी, टाइम थोड़ी ना बर्बाद करना है। हर तरीके से मैं पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल तरीके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि घर पे सेल्फ स्टडी करते समय इन बातों का ध्यान रखना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। घर पे इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे तो एग्जाम में फिर नहीं कर पाओगे। एक सवाल को कई बार लगाना पड़े तो लगाओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए आखिर करके ही तो बता रहा हूँ ना जी। देखो, इसे डेसिमल हटा दो तो ये कितना हो गया 120 और नीचे हो गया 96 माइनस 1 इंटू 100, इससे कट करोगे तो 10 से और ये 8, एलसीएम लो 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 2/8 इंटू 100, इससे कट करोगा तो 4, 4 से 100 करेगा तो 25% आ गया, कितना 25%, तो आंसर इसका कितना हो गया जी 25%। ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप सवाल को लगाओ ढंग। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो को सिस्टमेटिकली देखना, मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि छोटे छोटे क्लिप में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद भी अगर आप हमसे सीरियसली कनेक्टेड हो तो कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताइएगा, एग्जाम तक काफ़ी हेल्प आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट।